दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएमएलटी थर्ड ईयर की सत्र 2022-23 की एग्जाम की डेट आ चुकी है और अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में आपका जो एग्जाम है वो निर्धारित किया गया है। एग्जाम की डेट अभी काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये हलचल है कि हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। एग्जाम की डेट अगर पोस्टपोन हो जाए तो हम अपनी तैयारी को अच्छे तरह से कर सकते हैं, लेकिन अभी जो डेट निर्धारित की गई है उन्हीं डेट को आप मान करके अपनी तैयारी करिए। हमारे चैनल पर आपको बीएमएलटी थर्ड ईयर के चारों सब्जेक्ट से संबंधित मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये सारे वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ये भी जो वीडियो आपको मिल रहे हैं इनको शेयर आप जरूर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम बीएमएलटी थर्ड ईयर के लिए माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में जिनके आने की संभावना रहेगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन टाइप्स एंड कॉजेज। एक्सप्लेन नोजोकोमियल इन्फेक्शन टाइप्स एंड कॉजेज। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी चुका है और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनको भी आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। उससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको लिखने का एक तरीका आप देख सकते हैं। तो अगर नोजोकोमियल इन्फेक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अस्पताल में जब आप जाते हैं, अस्पताल में कोई मरीज अगर आपका उपचार के लिए जा रहा है, ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, तो अस्पताल में काफी सारी चीजें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे वार्ड ऐसे होते हैं जहां पर कि संक्रमण की संभावना होती है। ठीक है, तो जब मरीज या कोई रोगी अस्पताल में या उसके परिजन साथ में जा रहे हैं अस्पताल में और अस्पताल की वजह से उनको किसी प्रकार का संक्रमण हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस तरह के जो इन्फेक्शन होंगे वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन में वे संक्रमण या वे इन्फेक्शन जो रोगी, ठीक है, पेशेंट अथवा मरीज को अस्पताल में उपचार के दौरान होते हैं। कोई पेशेंट है जो अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए गया है या ट्रीटमेंट के लिए वो एडमिट है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल की वजह से उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं वो पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के जो अटेंडर्स होते हैं, परिजन होते हैं रोगी के, उनको भी होने की संभावना होती है। लेकिन ज्यादातर संभावना पेशेंट को होती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पेशेंट की कम होती है। इसकी वजह से अस्पताल की में बहुत सारे जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट को जल्दी संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं या कितने तरह के ये हो सकते हैं, तो इसके टाइप्स में आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। यूटीआई कैसे हुआ, कई सारे पेशेंट जो कैथेटराइज होते हैं, जिनको कैथेटराइज किया जाता है, तो कैथेटर की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाए वो यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको हो सकता है। दूसरा है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक है, कई बार ओटी में प्रॉपर तरीके से जो कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट अगर है या इक्विपमेंट है उनका यूज किया जा रहा है, या आप जनरल से वार्ड में अगर जाते हैं, अगर वहां पर बेड शीट या प्रॉपर बेड अगर साफ सुथरा नहीं है, वार्ड साफ सुथरा नहीं है, एक वहां का जो एनवायरनमेंट है वार्ड का या हॉस्पिटल का अगर वो सुरक्षित नहीं है, उसमें इन्फेक्शन है, तो पेशेंट उससे कंटेमिनेट हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, एसएसआई शॉर्ट में बोलते हैं। सर्जिकल साइट पे अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट कंटेमिनेट है किसी इन्फेक्शन से, तो वो पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, वीएपी। अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया है, वेंटिलेटर के जो भी इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर वो साफ सुथरे नहीं है, वहां पर उस पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया है, किसी तरह से वो कंटेमिनेट है, तो पेशेंट को लंग्स डिसीज हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी पेशेंट को हो सकता है। तो ये तीन चार कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो एक बार फिर से इसको आप समझते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होते हैं, वे संक्रमण या इन्फेक्शन जो रोगी अथवा मरीज को अस्पताल के में उपचार के दौरान होते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन के प्रकार निम्न है। सबसे पहला यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई, दूसरा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या एसएसआई, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया या वीएपी, और लास्ट है आपका ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये चार टाइप्स के नोजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं। अब कॉजेज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इससे क्या कारण होते हैं, किस तरह से ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला है संक्रमित उपकरण। ठीक है, कंटेमिनेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मेडिकल डिवाइस का उपयोग करना। अगर अस्पताल में जो भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है वो
प्रॉपर तरीके से उनको डिसइंफेक्ट नहीं किया गया है, अगर वो कंटेमिनेट है तो उनको उपयोग करने से भी पेशेंट में वो संक्रमण पहुंच सकता है और पेशेंट को नोजोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता की कमी, क्लीनलीनेस की कमी होती है हॉस्पिटल्स में कई बार। ठीक है, स्वच्छता की कमी एवं हैंड वॉशिंग की आदत का ना होना, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है हैंड वॉशिंग, चाहे आप हॉस्पिटल्स में हो चाहे घर पे हो कहीं पर भी हो, आपको हैंड वॉशिंग की एक गुड हैबिट है, ये आपको होना चाहिए भोजन के पूर्व। जैसे हॉस्पिटल में आप कई बार जाते हैं ना, तो कितनी बार हाथ धोना चाहिए, तो पेशेंट को छूने से पहले आपको हैंड वॉश करना है, पेशेंट को छूने के बाद आपको हैंड वॉश करना है। ठीक है, पेशेंट के आसपास की जो वस्तुएं हैं, आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है पेशेंट के चारों, अगर वहां पर कभी आपने कोई टच किया है कहीं पर, तो उसके बाद आपको हाथ धोना है। ठीक है, कोई भी एसेप्टिक टेक्निक अगर आप करने जा रहे हैं पेशेंट के साथ में, जैसे सिंपल से एग्जांपल मैंने बताया, कैथेटराइज होता है कोई पेशेंट, आप कैथेटराइज करने जा रहे हैं पेशेंट को, तो उसके पहले आपको हैंड वॉश करना है। तो कोई भी एसेप्टिक टेक्निक करने से पहले आपको हैंड वॉश अच्छे से करना है, और एसेप्टिक टेक्निक करने के बाद भी आपको हैंड वॉश करना है। तो ये गुड हैबिट है, चाहे आप हॉस्पिटल्स में हो चाहे कहीं भी हो, हैंड वॉशिंग आपको प्रॉपर करना चाहिए, जिससे संक्रमण का खतरा कम से कम हो जाता है। इसके बाद अस्पताल का जो वातावरण एवं सरफेस का संक्रमित होना, कई बार हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए कई बार फॉगिंग करते हैं ना, आप ओटी में आपने देखा होगा, फॉगिंग वगैरह करके और डिसइंफेक्ट करते हैं। सरफेस का क्लीन ना होना, कई बार जहां पर हम वर्क बेंचेस होते हैं वहां पर कई बार ब्लड पड़ा हुआ है, ब्लड से कंटेमिनेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी कंटेमिनेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है रोगी या परिजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। अस्पताल में जब पेशेंट इलाज के लिए जाता है तो वैसे भी उसकी इम्यूनिटी कम होती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ठीक है, तो अगर अस्पताल का वातावरण या अस्पताल से में कोई संक्रमण है तो वो पेशेंट को होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। तो ये 4 प्रकार के इन्फेक्शन जो है, ये इस 4 प्रकार के जो कारण हैं, इनसे पेशेंट को या जो भी परिजन है उसके, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन की कैटेगरीज में हम रखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, कॉजेज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, संक्रमित उपकरण या मेडिकल डिवाइस का उपयोग होना, मतलब कि कंटेमिनेटेड कोई भी डिवाइस का यूज कर रहे हैं, कोई उपकरण का यूज कर रहे हैं, उससे नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो रहा है। स्वच्छता की कमी एवं हैंड वॉशिंग की आदत का ना होना, अस्पताल का वातावरण एवं सरफेस का संक्रमित होना, और रोगी या परिजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। तो ये पूरा का पूरा आंसर है। एक 2 मार्क्स में, अगर 10 मार्क्स भी आता है तो आप इसको थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं, यूटीआई कैसे होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि कैथेटराइजेशन के दौरान हो सकता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो इनको आप डिटेल में लिख देंगे तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपसे आता है 40 से 50 शब्दों में, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 10 मार्क्स का आएगा तो आप इनको डिटेल में लिखिए, चारों पॉइंट को, इनको भी आप डिटेल में थोड़ा सा कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। और एक इसका प्रिवेंशन आप लिख सकते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो ना हो। तो प्रिवेंशन करने के लिए आपका इसी से आंसर निकल के आएगा कि जो भी मेडिकल डिवाइस है, इक्विपमेंट आपको यूज करना है, वो प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट से उसका यूज करके उसको विसंक्रमित कर लेना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, स्वच्छता, साफ सुथरा अस्पताल का वातावरण जो है वो क्लीनिनेस का ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर जो भी वहां पर स्टाफ है उसको हैंड वॉश का की गुड हैबिट होनी चाहिए, जिससे मरीज को संक्रमण ना हो सके। अस्पताल का वातावरण और सरफेस एरिया को हमेशा विसंक्रमित करके रखना चाहिए, जिससे कि संक्रमण ना फैले। रोगी या परिजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो अगर ऐसे रोगी जिनसे दूसरे पेशेंट को संक्रमण फैल सकता है, या कोई ऐसे डिसीज है उसे, खासकर जैसे डीवीडी के पेशेंट आते हैं, डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग के पेशेंट, ठीक है, या काफी सारे जो भी रोग ऐसे होते हैं जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में हो सकते हैं, तो ऐसे रोगियों को अलग से वार्ड में शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो आइसोलेशन वार्ड में अलग रख सकते हैं, ऐसे रोगियों को आइसोलेट करके रख सकते हैं, जिससे कि दूसरे रोगी या जिनकी इम्यूनिटी कम है उनसे पेशेंट को खतरा ना हो पाए। तो ये सारा कुछ आप अपने से भी लिख सकते हैं इसमें बना करके, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर जो है आइडियल आंसर है। अगर इस तरह से आप आंसर को लिखते हैं तो आपको 10 में से 8 या 9 मार्क्स जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, व्हाई इज स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ आईवी फ्लूइड इज नेसेसरी। ठीक है, आपके उसमें सब सिलेबस में एक टॉपिक है आईवी फ्लूइड्स का, कि आईवी फ्लूइड्स का जो स्टेरिलिटी है वो क्यों आवश्यक है। तो व्हाई इज स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ आईवी फ्लूइड इज नेसेसरी, आईवी फ्लूइड की स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्यों आवश्यक है। इस तरह से क्वेश्चन जनरली पूछ सकता है पेपर में, संभावना रहती है, इसलिए इसको मैंने रखा है। तो नेक्स्ट इसका आंसर है, आईवी फ्लूइड की स्टेरिलिटी चेक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आईवी फ्लूइड में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फंगल कंटेमिनेशन होने पर मरीज
मरीज में अस्पताल जनित संक्रमण हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो अगर आईवी फ्लूइड में किसी प्रकार का बैक्टीरियल या फंगल कंटेमिनेशन आपको विजिबल भी दिख जाएगा, उसको आप आईवी फ्लूइड लेके देखें, कोई टर्बिडिटी दिख रही है, उसमें कोई धुंधलापन दिख रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया उस पर या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अस्पताल में किसी भी प्रकार का संक्रमण मरीज को अगर हो रहा है, खासकर आईवी फ्लूइड से भी, जैसे कि बैक्टीरियल या फंगल कंटेमिनेशन, तो इसके बचाव के लिए हमको आईवी फ्लूइड की टेस्टिंग, स्टेरिलिटी टेस्टिंग आवश्यक होती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, आईवी फ्लूइड की स्टेरिलिटी टेस्टिंग चेक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आईवी फ्लूइड में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फंगल कंटेमिनेशन होने पर मरीज में अस्पताल जनित संक्रमण हो सकता है, जिससे बचाव के लिए आईवी फ्लूइड का स्टेरिलिटी टेस्टिंग आवश्यक होता है। ठीक है, तो सिर्फ मरीज को संक्रमण से बचाव के लिए हमको स्टेरिलिटी टेस्टिंग करना है आईवी फ्लूइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 कॉमन हॉस्पिटल सैंपल प्रोसेस्ड फॉर इन्फेक्शन। अब अस्पताल में हम कैसे चेक करें कि अस्पताल का वातावरण सुरक्षित है, अस्पताल का जो वार्ड है वो सुरक्षित है, हम जो इक्विपमेंट ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं पेशेंट के लिए, वो सुरक्षित है। तो उनका भी कई बार हम क्या करते हैं, उनसे सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे हॉस्पिटल की कोई सरफेस है, वहां से हमने सैंपल ले लिया और उसको कल्चर करने के लिए भेज दिया कि इस सरफेस पर किसी प्रकार का बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। तो हॉस्पिटल से कौन कौन से सैंपल हम प्रोसेस कर सकते हैं इन्फेक्शन के लिए? ब्लड सैंपल हम ले सकते हैं, यूरिन सैंपल ले सकते हैं, इसके अतिरिक्त हम पस सैंपल भी ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं, और कैथेटर की टिप का भी हम उपयोग कर सकते हैं कंटेमिनेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये 2-3 तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, गिव वन कॉमन पैथोजन कॉजिंग हॉस्पिटल इन्फेक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए किसी एक पैथोजन का नाम आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। बहुत ही कॉमन स्पीसीज है ये। ठीक है, कोकाई बैक्टीरिया होते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है, सामान्य परिस्थितियों में स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, लेकिन जब किसी पेशेंट की रोग प्रतिरोधक क्षमता या उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तब ये एक्टिव होकर उसको इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो मुख्य रूप से अस्पतालों में क्या होता है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही है मेन कॉजिंग एजेंट जो पेशेंट में इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा कहीं पर नोट करके। एक्सप्लेन प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स क्या होता है, या प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स को समझाइए, या एक्सप्लेन प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो इसका आंसर आप देखिए कैसे हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक जीवित और वायबल अवस्था में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को प्रिजर्वेशन कहते हैं। जीवित मतलब कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जीवित रहे, और वायबल मतलब कि वो उसकी जो कार्य क्षमता है वो एक्टिव रहे, रोग फैलाने की क्षमता है अगर वो, तो वो एक्टिव रहे, मतलब कुल मिला के वो क्रियाशील रहे, उसको वायबल शब्द से लिखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक जीवित और वायबल अवस्था में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्वेशन क्यों करेंगे? बहुत सारी चीजों में, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, वैक्सीन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, तो लंबे समय तक उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है हमको। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक जीवित और वायबल अवस्था में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य जेनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, इसका मुख्य जो उद्देश्य है जेनेटिक स्टेबिलिटी। किसकी जेनेटिक स्टेबिलिटी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। रिसर्च में काम आती है जेनेटिक स्टेबिलिटी, वायबिलिटी एवं कंटेमिनेशन फ्री कल्चर को मेंटेन करना है। क्या मुख्य उद्देश्य है? जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करना है, और जो कंटेमिनेशन फ्री कल्चर उसको मेंटेन करना है। अब कौन कौन से टाइप होते हैं इसके प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स के? बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है आपका रेफ्रिजरेशन, मतलब इसको रेफ्रिजरेट करके इसका टेम्परेचर कम टेम्परेचर में इसको रखते हैं। दूसरा है डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग मतलब माइनस टेम्परेचर पे इसको हम प्रिजर्व करते हैं। और नेक्स्ट है आपका लायोफिलाइजेशन, लायोफिलाइजेशन को ही डीप फ्रीजिंग ही कहते हैं। तो लायोफिलाइजेशन का मतलब कि इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना, जिससे हम इसकी लंबे समय तक हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक नीचे दी गई है, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी आपको इस वीडियो का जो भी पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको किसी तरह का डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। आप अपना नाम, अपना शहर का नाम, और आप बीएमएलटी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, जिस भी क्लास में है, वो आप जरूर लिख करके भेजें। मैं आपके क्वेश्चन का जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये। एक्सप्लेन मेथड ऑफ माइक्रोव प्रिजर्वेशन विथ इट्स इंपॉर्टेंस। माइक्रोव प्रिजर्वेशन की मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है, या प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोव्स की मेथड कितने प्रकार की होती है, कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके इंपॉर्टेंस को आपको बताना है। ठीक है, तो माइक्रोव प्रिजर्वेशन की जो मेथड होती है, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोव्स, सबसे पहला आपका रेफ्रिजरेशन। देखिए यहाँ पर 5 मेथड मैंने बताई है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में दिया है, ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स का पूछ सकता है। एक बार पेपर में आ भी चुका है क्वेश्चन, जब आप प्रीवियस ईयर से पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इसका, जो माइक्रोव प्रिजर्वेशन का पहली जो मेथड है वो है रेफ्रिजरेशन। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर आप उसको रखते हैं माइक्रोव को रेफ्रिजरेशन में, तो उसको कम समय के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन 4 डिग्री सेल्सियस शॉर्ट टर्म या कम समय के लिए स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, दूसरा होता है डीप फ्रीजिंग, -20 से -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप इसको रखते हैं, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी बना करके रखता है ये माइक्रोब्स की। नेक्स्ट आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर तरल नाइट्रोजन में आप -196 डिग्री सेल्सियस पर आपको रखते हो तो ये अधिकतम जो स्थायित्व होता है, लंबे समय के लिए ये स्टेबल रहता है माइक्रोब्स। ठीक है, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन में रखते हैं। नेक्स्ट आपका मिनरल ऑयल ओवरले। तो जो अगार स्लैंट होते हैं, तो स्लैंट को मिनरल ऑयल से कवर करके कंटेमिनेशन से रोकते हैं। ठीक है, स्लैंट होता अगार होता है, उसको मिनरल ऑयल से कवर कर देते हैं जिससे कंटेमिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका लियोफिलाइजेशन या लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग जिसको आप कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा विश्वसनीय और इफेक्टिव मेथड है ये। ठीक है, तो लियोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, जिसमें सेल्स को फ्रीजिंग करने के बाद या फ्रीज करने के बाद वैक्यूम में ड्राई करके पाउडर के फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, लंबे समय तक आप इसको स्थायी रख सकते हैं इसको। अब प्रिजर्वेशन क्या महत्व होता है, बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है। पहला, रेयर माइक्रोबल स्ट्रेन की प्रोटेक्शन। जो काफी दुर्लभ होते हैं, काफी रेयर होते हैं माइक्रोबल स्ट्रेन, उनको आप इससे प्रोटेक्ट करके आप इसको रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल यूज में, जैसे कि एंटीबायोटिक आपको बनाना है या एंजाइम प्रोडक्शन करना है, तो इंडस्ट्रियल यूज में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च में भी, तो उसमें भी इसका इंपॉर्टेंस होता है। आप इसको माइक्रोब को प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि उसका बाद में आप उसका उपयोग कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोब्स प्रिजर्वेशन का, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कई बार आपसे क्वेश्चन सिर्फ लियोफिलाइजेशन पूछ ले कि इसके बारे में आप लिखे 2 मार्क्स का, या आपको पूछ ले कि माइक्रो प्रिजर्व करने की मिनरल ऑयल ओवरले मेथड को समझाइए 2 मार्क्स में, तो आप इसको लिख के इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से पूरे 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, एक्सप्लेन टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है इसको समझाइए। तो टोटल काउंट ऑफ वह मेथड है जिसमें किसी सैंपल में उपस्थित सभी जीवित एवं मृत। ठीक है, देखिए किसी सैंपल में दोनों तरह के बैक्टीरिया की उपस्थिति हो सकती है, जो लिविंग अवस्था में भी है, जो लाइव अवस्था या जीवित अवस्था में भी है, और डेड जो है बैक्टीरिया, मतलब जीवित और मृत अवस्था में दोनों जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, तो जब उनकी हम टोटल काउंट करते हैं तो वो टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, टोटल काउंट वह मेथड है जिसमें किसी सैंपल में उपस्थित सभी जीवित एवं मृत, लिविंग प्लस डेड, बैक्टीरिया की संख्या काउंट की जाती है। इसके लिए माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर या टर्बिडिमेट्रिक मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीवित और मृत दोनों जो बैक्टीरिया हैं, टोटल संख्या उनकी काउंट की जाती है, और टोटल संख्या जब पता लगाते हैं तब वो कहलाता है टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। किन किन मेथड से इसका हम पता लगा सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट मेथड भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड होता है, टर्बिडिमेट्रिक मेथड का उपयोग भी किया जा सकता है। टर्बिडिमेट्रिक मेथड का उपयोग आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में टर्बिडिटी का उपयोग की सहायता से पता लगा सकते हैं कि कितने बैक्टीरिया जीवित, कितने बैक्टीरिया मृत हैं, उनकी टोटल संख्या आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। ये टॉपिक है आपके पेपर में, इसका मैंने एक वीडियो ही बनाया हुआ है डिटेल में। अगर आपको, ये तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के, पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए है तो आप मेरे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं, इस टोटल और वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया का एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया। ठीक है, तो एक्सप्लेन वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। वायबल काउंट सिर्फ जीवित या मृत, सॉरी, सिर्फ जीवित या ग्रोथ करने योग्य बैक्टीरियल की संख्या बताता है। ठीक है, मतलब वायबल काउंट में क्या बताएगा कि सिर्फ जो जीवित बैक्टीरिया है, और साथ ही साथ ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जीवित या ग्रो करने योग्य जो बैक्टीरिया की संख्या होती है, वो वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया में पता लगाते हैं इसका। या प्लेट काउंट मेथड या सीरियल डायल्यूशन टेक्निक से किया जाता है। देखिए, अब इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन अलग अलग निकल सकते हैं आपको, कि आपको ये भी पूछ सकता है कि वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया की किसी 2 मेथड का नाम लिखिए।
तो आपको कौन कौन से मेथड नाम लिखना पड़ेगा, प्लेट काउंट मेथड या सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक मेथड, ठीक है, वाइबल के लिए। और टोटल काउंट के लिए क्या लिख सकते हैं आप, माइक्रोस्कोपिक मेथड लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड या टर्बिडिमेट्रिक मेथड। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CFU एक्सप्लेन करना है आपको। एक्सप्लेन CFU। CFU क्या होता है, CFU का फुल फॉर्म पता है आपको, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। इसे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट भी कहते हैं। इसका उपयोग वाइबल काउंट मेथड में किया जाता है। बैक्टीरिया का जीवित सेल आकार प्लेट पर कॉलोनी बनाने की क्षमता का आकलन CFU से किया जाता है। एक कल्चर प्लेट होती है, सेल आकार प्लेट होती है, जिसपे बैक्टीरिया कितने ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया कितना ग्रो करने में सक्षम है, या उसकी कॉलोनी कितनी डेवलप हुई है। तो कॉलोनी बनाने की जो क्षमता होती है वो हम CFU में देखते हैं, ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिव एग्जांपल ऑफ लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन क्या होते हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वैक्सीन वाले टॉपिक पे आप देखिएगा, बहुत अच्छा उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन के आपको एग्जांपल लिखने हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गिव एग्जांपल ऑफ लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। तो कौन कौन सी वैक्सीन है जो लाइव एटीन्यूटेड होती है, तो पहला है BCG, दूसरा MMR, तीसरा OPV। और आप पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आंसर लिखेंगे, लेकिन इनका फुल फॉर्म आप जरूर लिखिएगा, वो ज्यादा प्रभावित करेगा एग्जामिनर पे या जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो BCG का आप लिखिएगा बैसिलस कैलमेटी यूरिन करके इसका जाता है। MMR के बारे में जरूर लिखिएगा, मीजल्स मम्स और रूबेला। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वायरस। तो इसके बारे में आप जरूर लिखिएगा, इनके फुल फॉर्म जरूर लिख करके आंसर करिए आप, तो ज्यादा आपको अच्छे से आंसर मिलेंगे और आपका आंसर जो है वो काफी प्रभावी भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, एक्सप्लेन BCG। BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन क्या होती है समझाइए। तो BCG वैक्सीन का आंसर कैसे लिखेंगे आप, BCG का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखिए, बैसिलस कैलमेटी गेरिन। बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस एवं मेनिंजाइटिस से बचाव हेतु दी जाने वाली वैक्सीन है, जिसे जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, मतलब 0 डोज है ये, ठीक है। इसको बच्चों के जन्म के तुरंत बाद में दिया जाएगा। BCG का वैक्सीन काफी इंपॉर्टेंट वैक्सीन और सबसे प्राचीन वैक्सीन है, काफी पुरानी वैक्सीन है ये, ठीक है। तो बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस और मेनिंजाइटिस से बचाव हेतु दी जाने वाली वैक्सीन है, जिसे जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। यह एक लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, ठीक है। अभी मैंने आपको इसके पहले का जो क्वेश्चन बताया था ना, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन के एग्जांपल लिखे, तो उसमें से BCG जो है एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DPT। DPT भी एक वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, 3 बीमारियों के लिए एक ही वैक्सीन दी जाती है। तो DPT वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, वूपिंग कफ, ठीक है, वूपिंग कफ एवं टिटेनस से बचाव करता है। इसके 3 प्राइमरी डोज होते हैं। कौन कौन से प्राइमरी डोज होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो जन्म के 6वें हफ्ते में, 10वें और 14 जो वीक होता है उस पे पहला 3 डोज दिए जाते हैं। फिर 2 बूस्टर डोज दिए जाते हैं 16 टू 24 माह में, मतलब जब बच्चा लगभग 2 साल का हो जाएगा तो, और 16 मंथ का जब हो जाता है तब इसके दिए जाते हैं। इसके बाद 5 से 6 वर्ष की आयु में वापस ये एक बूस्टर डोज इसका और दिया जाता है। तो एक बार फिर से समझिए, DPT जो वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि वूपिंग कफ एवं टिटेनस से बचाव करता है। इसके 3 प्राइमरी डोज होते हैं 6, 10 और 14 वीक्स, एवं 2 बूस्टर डोज होते हैं 16 टू 24 मंथ एंड 5 एंड 6 ईयर का जब बच्चा होता है तब दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, व्हाई इज बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के लिए वाटर का बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्यों आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर कंटेमिनेटेड वाटर या जो जल अगर स्वच्छ नहीं होगा, पीने वाला जो जल स्वच्छ नहीं होगा, तो व्यक्ति में कई प्रकार की बीमारियां जो है वो घर बना लेंगी, ठीक है, और व्यक्ति जो है वो संक्रमित हो जाएगा। तो इसलिए वाटर का बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो वाटर बॉर्न जो डिसीज होती हैं, वाटर बॉर्न डिसीज मतलब जल जनित रोग, जल से उत्पन्न होने वाले, जल के माध्यम से फैलने वाली जो बीमारियां होती है, ठीक है, वाटर बॉर्न डिसीज कहलाती है, मतलब जल के माध्यम से जो व्यक्तियों में फैल जाए, लोगों में फैल जाए। तो वाटर बॉर्न डिसीज जैसे कि कॉलेरा हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, हेपेटाइटिस ए एवं ई, हेपेटाइटिस सी को रोकने के लिए वाटर का बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन आवश्यक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर में कोलिफॉर्म काउंट 0/100 ml होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, MBRT टेस्ट क्या है, MBRT टेस्ट को एक्सप्लेन करिए। MBRT मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, ठीक है, जनरली किसके लिए किया जाता है, मिल्क के बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम MBRT टेस्ट का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो एमबीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। इसका प्रिंसिपल है मिथाइलिन ब्लू डाई। मिथाइलिन ब्लू डाई जो होती है वो ब्लू रंग की होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ब्लू कलर की होगी, लेकिन मिल्क में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं, मिल्क में जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, वो इस बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, और कंज्यूम करने के बाद डाई को क्या करते हैं? रिड्यूस कर लेते हैं, अपचयित करने लगते हैं, जिसके कारण ये क्या कैसा हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा। तो देखिए समझिए, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट में क्या होता है? एमबीआरटी टेस्ट में मिथाइलिन ब्लू जो होता है सामान्यतः सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर मिल्क में कोई बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन है तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को क्या करेंगे? कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। कंज्यूम जैसे ऑक्सीजन करेंगे तो मिथाइलिन ब्लू जो होगा वो रिड्यूस होने लगेगा, अपचयित होने लगेगा, जिसकी वजह से इसका जो रंग नीला है वो कैसा हो जाएगा? वो रंगहीन होने लगेगा, कलरलेस होने लगेगा। और जितना जल्दी कलरलेस होगा, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की मात्रा देखने के लिए एमबीआरटी टेस्ट करते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं। एमबीआरटी इट मींस मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। प्रिंसिपल इसका मिथाइलिन ब्लू डाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्लू रहता है। मिल्क में उपस्थित बैक्टीरिया ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, डाई को रिड्यूस करते हैं, जिससे वह कलरलेस हो जाता है। सिग्निफिकेंस है, मिल्क जितना जल्दी कलरलेस होगा, कंटेमिनेशन उतना ही अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। राइट मेथड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मिल्क। कौन कौन सी मेथड है जिसका उपयोग हम मिल्क के बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के करते हैं? तो सबसे तीन मैंने यहां पर रखे हैं मेथड। पहला स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड, एसपीसी बोलते हैं, वायबल बैक्टीरिया की संख्या काउंट हेतु। दूसरा है एमबीआरटी टेस्ट, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, कंटेमिनेशन की मात्रा चेक करने के लिए। और तीसरा है फॉस्फेटेज टेस्ट या पास्चुराइजेशन को चेक करने के लिए। तो ये तीन मेथड का उपयोग हम मिल्क के बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके आंसर मैंने बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप करके या मैसेज में कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा आपके जो एग्जाम है उससे पहले जल्द से जल्द हम बीएमएलटी के लिए, बीएमएलटी थर्ड ईयर के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेंगे, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतर तरीके से हो सकती है। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।